एज़ अ इसको एज़ अ इंट्रोडक्शन लें किसी भी नई चीज़ के लिए। जैसे आप किसी नई चीज़ को देखते हैं और उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, अच्छा ये है क्या? तो आज का जो जो मौज़ू है वो सिर्फ़ यही है कि आपसे ये शेयर किया जा सके कि ये है क्या और इसके लवाज़मात क्या हैं? और अगर आप इसको परस्यू करने को डिसाइड करते हैं, तो आप इसको किस माइंडसेट के साथ और किस स्ट्रैटेजी के साथ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट लाइक टू मेंशन 2-3 थिंग्स। पहली ये कि आप लोगों को हमने म्यूट किया हुआ है और हम लोग आपको अनम्यूट बिल्कुल एंड पे करेंगे जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जो सेशन हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव ही होगा और वो इस तरह से होगा कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, वो आप चैट में लिखते जाएँ, ताकि आपके ज़हन से भी ना निकले और हमारे पास रिकॉर्ड हो। अम, ताकि जब मैं आपसे ये इंट्रोडक्शन शेयर कर दूँ, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस को जो चैट में हैं, पहले वो अ, एड्रेस कर दूँ और उसके बाद अगर फिर भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो फिर आप हैंड रेज़ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और हम आपको अलाउ करेंगे, आप अनम्यूट करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सिमिलरली सिर्फ़ आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपसे करूँगा और आप अपने जो आंसर्स हैं, वो आप चैट में लिख सकते हैं और मैं हर किसी को एनकरेज करूँगा कि आप सब अम, पूरे ध्यान से इसको देखें, अपने क्वेश्चंस लिखें और जो मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो आप आंसर्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे बेहतर अंदाज़ा हो सके कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में तो वो किस लेवल की है, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को बता सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी, हमने आज बात करनी है ये 5 पॉइंट्स पे। पहले कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सेशन का इंटेंट क्या है, हमारी इंटेंट क्या है इस मीटिंग को कंडक्ट करने की और उसके बाद ईबी2 होता क्या है और फिर उसके बाद ईबी2 के लिए आपको एलिजिबल उसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए क्या-क्या चाहिए? और फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशन में क्या-क्या फ़र्क है और फिर अगर आप इसको परस्यू करने को डिसाइड करते हो, तो आपके लिए एक सैंपल रोड मैप क्या हो सकता है? और फिर हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर्स पे एंड करेंगे। तो स्टार्ट ही हम क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईबी2 एनआईडब्ल्यू के अलावा आपको कौन-कौन से तरीके पता हैं जिससे यूएस से इमिग्रेट हो सकता है कोई पाकिस्तान से? तो ये आप ना अपने आंसर्स चैट में लिख के भेज दें। एचबी2 आ गया। एचबी2 एक्चुअली वर्क परमिट है और वो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। आपके पास जॉब ऑफर हो और फिर आप लॉटरी इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान। लॉटरी वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए नहीं है और डाइवर्सिटी वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये कुछ सदर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जिनके लिए डाइवर्सिटी वीज़ा है और कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं एशिया में जैसे सेंट्रल एशिया में हैं, कुछ कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और साउथ एशिया में देखें तो नेपाल है। इंडिया में भी डाइवर्सिटी वीज़ा नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। लॉटरी पाकिस्तान में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है।
अच्छा, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप एक जो पाथवे है वो ये है कि आप मास्टर्स करते हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका में आते हैं और आप स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद आप जॉब करते हैं, फिर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है एंड दैट इज़ वन वे जो एचपी-1 वाला अभी एक हमारे भाई ने बताया। दूसरा है कि आप किसी से शादी कर लेते हैं और फिर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तीसरा ये है कि आपकी अगर जान को खतरा है, तो आप असाइलम अप्लाई करते हैं और अ, आपको ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इफ़ पे हैं। अम, एक में आपको जॉब चाहिए, दूसरे में आपको शादी करनी है, तीसरे में आपके पास एक लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए कि आपकी जान को खतरा है। तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, इसके अलावा ईबी-2 का, ठीक है? तो ईबी-2 पे जाने से पहले मैं आपसे ना ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ना इंटेंट क्या है, आज के सेशन के लिए। ना तो हम में से कोई अम, इमिग्रेशन लॉयर है, ना कंसल्टेंट है, ना ट्रैवल एजेंट है और ना ही हमारी इंटेंशन है कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे। अम, और ना ही ये सेशन इसलिए है कि हम आप लोगों को किसी ऐसे बंदे को रेफ़र करना चाहते हैं। इट इज़ प्योरली आउट ऑफ द गुडविल कि हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि ये तरीका भी है, तो आप इसको प्लान करके तो आप एक्चुअली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ है। ये कागज़ी बातें नहीं हैं, सारी दुनिया ये जो अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हैं वो अप्लाई करते हैं और उनको मिलता है। और क्योंकि और फिर ये आपका प्रोफ़ेशनल एक्colades बेस्ड है। यानी आपका जो प्रोफ़ेशन है, आप उसमें कितना अच्छा काम करते हैं, आप अपने प्रोफ़ेशन को बोस्ट करते हुए अ, इसमें जा सकते हैं। तो एक्चुअली आपके हाथ में है काफ़ी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको उ इन वीज़ा कैटेगरीज़ में से किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी है। तो आप एक्चुअली इसको प्लान करके तो आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप इसको खुद से प्लान कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, तो आपको किसी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं एट ऑल। आप खुद ही से अपनी जो एप्लीकेशन है, आप उसको फिल कर सकते हैं, अपना पेपर वर्क खुद तैयार कर सकते हैं। तो आपको इन द लॉन्ग रन आप कंसल्टेंट्स के खर्चों से बच जाते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों का कितना एक्सपोज़र है विद कंसल्टेंट्स, बट वो विज़िट वीज़ा के ही लाखों रुपए लेते हैं, तो इमिग्रेशन वीज़ाज़ के तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये अगर आप अच्छे से इसको समझते हैं प्रोसेस को और आप चीज़ों को प्लान अहेड करते हैं, तो आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ईबी-2 क्या है, एनआईडब्ल्यू क्या है, इसको देख लेते हैं। ये इमिग्रेंट वीज़ा की एक कैटेगरी है। वीज़ा अमेरिकन वीज़ाज़ 2 तरह से डिवाइड हुए हुए हैं कैटेगरीज़ में। पहली कैटेगरी है नॉन इमिग्रेंट जो कि विज़िट वीज़ा, अम, स्टूडेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और फिर दूसरी कैटेगरी है इमिग्रेंट वीज़ाज़ की, जिसमें आप उनको बताते हैं कि मैं परमानेंटली आके रहना चाहता हूँ पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में। लेकिन जब जो इम नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं जैसे स्टूडेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा उसमें आपकी इंटेंट ये है कि मैं जाना चाहता हूँ, विज़िट करना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा और मैं रहना पाकिस्तान में चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ विज़िट करने जाना चाहता हूँ। तो ये
जब इसकी आप एप्लीकेशन भरते हैं तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि आप परमानेंटली आके यूएस में रहना चाहते हैं। फिर इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, फर्दर सब कैटेगरीज़। फर्स्ट वन है जी एडवांस डिग्री। एडवांस डिग्री को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक्स एडवांस डिग्री कोई भी डिग्री बैचलर्स के बाद वो एडवांस्ड है। चाहे वो मास्टर्स है, पीएचडी है। और इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि डिग्री की बात हो रही है, ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट या ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात नहीं हो रही। यानी 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स का अगर कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट आप कर रहे हैं, तो वो उसको कोई यूनिवर्सिटी और कोई ऑर्गनाइज़ेशन उसको डिग्री में क्लासिफ़ाई नहीं करेगी। वो डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट ही रहेगा। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं, इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो मास्टर्स है वो रिसर्च बेस्ड है, यानी थीसिस वाला है या नॉन थीसिस वाला है। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं, तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है। ड्यूरिंग मास्टर्स नहीं, अगर आपका मास्टर्स चल रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आप मास्टर्स कर चुके हैं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। सेम गोज़ विद द पीएचडी कि पीएचडी आप कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है, तो आप एलिजिबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीएचडी, यानी कि अगर आप उसमें आप अपनी एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं कि आपके पास पीएचडी है, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री आपको अवॉर्ड हो चुकी हो। लेकिन अगर आप ऑन द आप पीएचडी कर रहे हैं और आप मास्टर्स की बेसिस पे करना चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं मेंशन कर सकते कि आप पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, आप अपने अम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में लिख सकते हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन इट वुड जस्ट बी वर्ड्स, क्योंकि आपके पास डिग्री है नहीं अभी। अम, इसी से चलते हैं आगे। अगली कैटेगरी है एक्सेप्शनल एबिलिटी की। एक्सेप्शनल एबिलिटी आपके प्रोफ़ेशन में, और वो ये चीज़ देखते हैं कि आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कितना कुछ अचीव कर चुके हैं। और वो अभी हम जब नेक्स्ट सेशन में जाएँगे, सेक्शन में, तो उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं, जिन पे वो देखते हैं, जिन पे वो मेज़र करते हैं आपकी एप्लीकेशंस को, तो और उन्हीं को आप लेके चलेंगे, उन्हीं पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर आप अम, ईज़िली इसको क्रैक कर सकते हैं। और आखिर में आता है एनएडब्ल्यू। ये सब कैटेगरी नहीं है, ये उसका एक दूसरा रास्ता है एप्लीकेशन को सबमिट करने का। अब ईबी ए और ईबी 2, इवन के आपके पास पीएचडी है और इवन के आपके पास एक्सेप्शनल एबिलिटी है अपने प्रोफ़ेशन में, फिर भी आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ब्रॉडर ईबी 2 में, जनरल ईबी 2 में। लेकिन जो इसका दूसरा रास्ता है उसका नाम है ईबी 2 एनएडब्ल्यू। तो एनएडब्ल्यू का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट वेवर, यानी कि वो काम, वो प्रोफ़ेशन जो कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बेहतर है, उनको ये एनएडब्ल्यू ग्रांट करते हैं। पहले वेवर देते हैं। जब ये वेवर देते हैं, उसके बाद वेवर किस चीज़ का है? वेवर आपको दे रहे हैं जॉब रिक्वायरमेट से कि आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है, तो हम आपकी एप्लीकेशन फिर भी सबमिट करके उसको अम, इवैल्यूएट करेंगे, और फिर आपको हम, अगर आप हमारी ये क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो हम आपको ग्रीन कार्ड इश्यू कर देंगे। तो जॉब ऑफ़र होना लाज़मी नहीं है, तो ये एक फ्रीडम पॉइंट है कि आपके पास H-1B की तरह, जिस तरह H-1B में आपके पास जॉब ऑफ़र होना लाज़मी है, तो EB-2 NAW में जॉब ऑफ़र होना लाज़मी नहीं है। सॉरी शुरून, ये इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दो यार। मैं करता हूँ, 1 सेकंड।
अच्छा, अब इसके ना जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। वो ये हैं कि आपके एरिया जो आपने पढ़ा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है और आपकी एप्लीकेशन जो है, वो उसी काम से रिलेवेंट होनी चाहिए। उसकी मिसाल ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो आप उसको कंप्यूटर साइंस प्योरली फ़ोकस करें। ऐसा नहीं हो कि आपने पढ़ा कंप्यूटर साइंस है, लेकिन आप अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ उनको बता रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है आपकी एजुकेशनल ट्रेनिंग में और आपके वर्क एक्सपीरियंस में। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप एक स्ट्रेट फ़ोकस्ड एरिया में काम कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि आपके पास लेटर्स होने चाहिए। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं कि आपका 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन आपके पास उस 12 साल को वेरीफ़ाई करने के लिए लेटर्स होने चाहिए कि आपने कहीं पे काम किया 2 साल, तो वहाँ से आपके पास लेटर होना चाहिए। आपने कहीं पे इंटर्नशिप की, वहाँ से आपके पास लेटर होना चाहिए। और सिर्फ़ लेटर नहीं होना चाहिए, आपके पास वहाँ पे रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कंपनी में 2 साल काम किया और आपका टीम लीड था वहाँ पे, तो आपने उसको ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि इन फ्यूचर 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी पॉइंट पे आपको रेफ़रेंस लेटर चाहिए, तो वो आपको रेफ़रेंस लेटर दे दे। क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस डालेंगे, तो एक ये भी ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास रेफ़रेंस लेटर्स हों। फिर लाइसेंस होना चाहिए प्रोफ़ेशनल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग है, डेंटिस्ट्री है, मेडिकल प्रोफ़ेशंस में हैं, उन सबको मिलते हैं कार्ड्स। उनकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, तो यहाँ ये लोग इश्यू करते हैं मेंबरशिप्स। तो आपके पास वो मेंबरशिप्स होनी चाहिए, जो दिखाएँ कि आपने सिर्फ़ इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है, आप एक सोसाइटी का इंजीनियरिंग सोसाइटी का हिस्सा भी हैं, ठीक है? और फिर आपकी जो सैलरीज़ हैं, वो कम्पेटिटिव होनी चाहिए और वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई आपको सैलरी दे रहा है और वो सैलरी आपको कैश पे दे रहा है और आपको कागज़ों में बता रहा है कि जी आपकी सैलरी कुछ है और आपको इन हैंड कैश जो दे रहा है वो कुछ और है। तो आपकी जो सैलरी आनी चाहिए वो चेक से आनी चाहिए, क्रॉस चेक से आनी चाहिए। उसके अगेंस्ट आपके पास पे स्टब्स होनी चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि आप उनको बता सकें कि आपने कम्पेटिटिव सैलरी ली है और कंसिस्टेंटली ली है। आपके बैंक अकाउंट, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपका जो सारी चीज़ें हैं, वो उसी चीज़ के साथ वेरीफ़ाई होती हैं कि आप ने ये सिर्फ़ बातें नहीं की, आप ने कहीं से लेटर्स नहीं बनवा लिए, आपने जेन्युइन एक नौकरी की है और आपको सैलरी मिली है। फिर मेंबरशिप्स प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस में। प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस कैसी होती हैं जैसे कि IEEE है, जैसे कि ACM है। तो ये जो इंटरनेशनल प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, आप इनकी मेंबरशिप ले लें। तो जब आप ये शो करते हैं कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान की इंजीनियरिंग काउंसिल बल्कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशंस के भी आप मेंबर हैं, तो ये आपके लिए एक अम, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो वो चेक करते हैं कि अच्छा अब एप्लीकेशन में हमने क्या-क्या देखना है। अम,
और फिर अगर आप ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि आप एक्सेप्शनल एबिलिटी रखते हैं अपने काम में, तो फिर इसका मतलब है आपको आपकी इंडस्ट्री से अवार्ड्स भी मिलेंगे, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, आपको मेबी अगर आप बहुत कोई लेट्स सपोज़ आप कोई इन्वेंशन कर देते हैं या आप कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपके ऊपर कोई एक आर्टिकल लिख देता है या कोई बड़ा मीडिया हाउस आप पे इंटरव्यू कर देता है, तो आपको वो चीज़ें भी सारी अम, नोट डाउन रखनी है, उनका भी रिकॉर्ड रखना है कि आपको कहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया आपकी सर्विसेज़ को। आपके ऑफ़िस में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली। अम, तो ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये लास्ट पॉइंट जो है ना, ये है अदर कंपैरेबल एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी। अब ये देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा पीएचडी कर रहा है, ठीक है? तो जो बंदा पीएचडी कर रहा है ना, अब पीएचडी में क्या होता है, वो रिसर्च बेस्ड है। तो जो बंदा रिसर्च कर रहा है, उसका रिसर्च आउटपुट किस चीज़ से देखा जाएगा कि इसके रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, और वो क्वालिटी देखी जाएगी कि ये कितने रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और फिर वो वॉल्यूम देखा जाएगा, अच्छा जी, ये कितने पेपर हैं और किस लेवल के पेपर्स हैं। तो आपको अपनी जो जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोफ़ेशन को मज़ीद किस तरह से इवैल्यूएट किया जा सकता। तो जो भी क्राइटेरिया आप सोचते हैं, उसको आप उस पे काम करना शुरू कर सकते हैं और अपनी पोर्टफ़ोलियो, अपनी एक प्रेज़ेंस उसमें बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक सैंपल रोड मैप है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का, मैं इसके साथ-साथ आपको नर्सेज़ का भी बताता जाता हूँ साथ-साथ, कि अगर कोई बंदा, क्योंकि नर्सेज़ का आ जाएगा ज़रा अम, प्रोफ़ेशनल वाले मामलात में, और जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका ज़रा आ जाएगा कि मास्टर्स पीएचडी वाले में। यानी बाय प्रोफ़ेशनल नर्सिंग के हवाले से आई मीन कि वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाएगा, और ये आपके पास एक आ जाएगा पीएचडी बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड। तो या तो आपके पास मास्टर्स हो या पीएचडी हो, और उसके बाद अगर आप पीएचडी आपने की है, तो आपके पास रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। और सिर्फ़ ये नहीं है, प्रैक्टिकली ये कहीं पे लिखा तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ़ वो नंबर ऑफ़ पेपर्स नहीं देखते, वो नंबर ऑफ़ साइटेशंस भी देखते हैं कि आपका काम, आपने सिर्फ़ पेपर्स पब्लिश किए हैं, या आपने वो पेपर्स पब्लिश किए हैं जो इंडस्ट्री में दूसरे रिसर्चर्स इंडस्ट्री में या दूसरे रिसर्चर्स जो हैं, उस काम को रेफ़र कर रहे हैं। यानी कि रेफ़र करने का मुराद यही है कि अगर वो अपने काम के लिए आपका पेपर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पेपर मीनिंगफुल है। वो सिर्फ़ पेपर लिख नहीं दिया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर, ठीक है? तो इसमें आपको प्रोफ़ेशनल मेंबरशिप्स, एसीएम एक है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में खाली ये नहीं आता कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन में या अलुमनाई नेटवर्क में आपको फ़ीचर आर्टिकल लिखा गया आप पे, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपने कोई हैकाथॉन जीती है। आपने कोई ऐप डेवलप करके, तो आपने उसको लॉन्च कर दिया गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, और आप ये भी बता सकते हैं कि जी मैंने ये चीज़ बना के तो पब्लिश की है, और ये देखें जी इसके 1000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं।
तो ये बिल्कुल उसी तरह से डिपेंड करेगा आपकी फ़ील्ड टू फ़ील्ड पे। अब जैसे ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एग्ज़ाम्पल थी और नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि जी ये देखें, मेरे पास सर्टिफ़िकेशंस हैं, मैंने 10 साल काम किया है और मेरे पास ये स्पेशलाइज़ेशंस हैं, मेरे पास ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का एक्सपीरियंस है, मेरे पास मैंने ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट किया पीडियाट्रिक्स में और फिर मैंने अम, पीडियाट्रिक आईसीयू में 3 साल काम किया। ये आप एक नैरो डाउन स्पेशलाइज़ेशन बता रहे हैं। फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि जी मैंने लीडरशिप पोज़ीशन में काम किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको ये रोड मैप्स जो हैं, ये तो मैंने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद देखना पड़ेगा अपनी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, आप कर क्या रहे हैं? आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी आपके एंड गोल्स में ये चीज़ कैसे फिट होती है? अम, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि ये ऐसे नहीं होगा कि आपका आज इरादा बना, आपने सुबह एप्लीकेशन डाली और परसों आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये ऐसे होगा कि आप आज इस पे सोचना शुरू करेंगे, इसके लिए आप काम करेंगे, छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे। कुछ महीनों में, कुछ साल में आप अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव होगी। ये जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे शेयर किया है, ये एक ये एक खाका है, जिस पे वो आपको ग्रेड करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। तो आपको अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ़ वहाँ पे लेके नहीं जाना, आपने इसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, ताकि सिर्फ़ वहाँ पे आप एप्लीकेशन नहीं डाल रहे, वहाँ पे हज़ारों लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं और वो सारे पूरी दुनिया से डाल रहे हैं। अगर आप मास्टर्स करके डाल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना होगा कि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग पीएचडी वाले वहाँ पे एप्लीकेशन डाल रहे हैं। फिर आपको ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ डालें। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा इसमें गुड़ डालेंगे, उतना ज़्यादा मीठा होगा। अब लास्टली अ, आप आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है एप्लीकेशन का? और प्रोसेसिंग टाइम से मतलब ये है कि आप आज एप्लीकेशन डालते हैं, तो कितनी देर में वो यूएस गवर्नमेंट यूएससीआईएस जो उसका इमिग्रेशन का इदारा है, ऑर्गनाइज़ेशन है, वो कितनी देर में आपको रिज़ल्ट देती है? तो आप दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सबसे यही है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो मैं आपको चैट में एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक को खोलें और सर्च करें और फिर आप अपने जो आंसर्स हैं, वो चैट में भेज दें। ये लिंक है, आप इसको खोलें और इसमें सर्च करें और ये दोनों आंसर्स का जो आंसर है, वो आप लिख दें।
ये जस्ट इस एक्सरसाइज का मकसद यही है कि आपको ये पेज से जो है ये थोड़ी फेमिलियरिटी मिल जाए, है ना शरून? बस, बिल्कुल, बिल्कुल। इस एक्सरसाइज का मकसद यही है, बिल्कुल इसी तरह से है कि आप लोग अम, खुद से रिसर्च करना शुरू करें और इसमें आप जब खुद से रिसर्च करेंगे, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए क्या रोड मैप है एग्ज़ैक्टली। और ये आप अम, जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, जितना बैठ के डिलिब्रेट करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपका रिफ़ाइन होता जाएगा। लेकिन आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेंगी चीज़ें आपके आपकी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड। आप लोगों के पास 3 और मिनट हैं, तो आप लोग सर्च कर लें, गूगल कर लें और इस पेज पे देखें और चैट में लिखते जाएँ। अच्छा जी, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो है वो डिपेंडेंट है 2 वेरिएबल्स पे, आपकी नेशनैलिटी पे और आपकी एप्लीकेशन टाइम पे। पाकिस्तानियों के लिए अ, तकरीबन 2 साल है क्योंकि अगर आप आज एप्लीकेशन डालते हैं, तो 1 साल का ऑफसेट है। यानी आपकी एप्लीकेशन 1 साल बाद वो इवैल्यूएट करेंगे और जब वो इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है वो आपसे अ, आरएफई रिक्वेस्ट करें। आरएफई होता है रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। तो आरएफई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 2, 3, 4 महीने लगते हैं उसमें प्रोसेस में। तो 1 आधा साल अप्रूवल में लग जाता है। और दूसरा ये है कि आप किस तरह से करते हैं। अगर आप रेगुलर एप्लीकेशन डालते हैं तो फिर आपको ऑफसेट के बाद 1 साल है और अगर आप
प्रीमियम प्रोसेसिंग करते हैं तो विद इन 45 डेज आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। और फीस जो है वो पहले 1200 है, फिर अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा 2500 $2500। और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप खुद से चीज़ों को प्लान करें और एग्जीक्यूट करें तो आप कम से कम 10 एक हज़ार डॉलर बचाएंगे, क्योंकि यही कम से कम $10,000 चार्ज करते हैं जो कंसल्टेंट्स हैं। तो चीज़ों को सर्च आउट करें और इन पे सोचें। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो चैट में आए हुए हैं। नबील पूछ रहे हैं जी, it would be highly appreciated if Haroon can share few details about his scholarship. Thank you. So what you can do is you can text Haroon, मैसेज कर सकते हैं आप इसी चैट में हारून से, एंड इफ़ ही इज़ विलिंग टू कम्युनिकेट विद यू तो आप किसी भी टाइम कॉल करके तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एंड हारून इज़ वेरी हेल्पफुल, वी आर इन सेम सिटी, तो मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि ही विल बी वेरी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू। 16 months or 18 months for masters? सॉरी, ये It ईयर्स है। यस, सॉरी मैंने years, मिस टाइप किया है। जी जी। सो years is, क्योंकि आप अगर वेबसाइट देखें तो इसमें वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि यूएस रिकग्नाइज्ड। ठीक है, तो वो यूएस रिकग्नाइज्ड का यही तासुर मिल रहा है कि ये यूएस के हिसाब से, और यूएस वाले 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन को मास्टर्स कहते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिस्टम में हम 16 इयर्स एमएससी जो है उसको भी मास्टर्स कंसिडर करते हैं। तो यूएस के लिहाज से इट वुड बी 18 इयर्स। जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 5 इयर्स का है। ये हर किसी के लिए है। आपने पीएचडी की है, आपने एक्सेप्शनल एबिलिटी से आ रहे हैं, तो 5 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है। और इसका मतलब ये नहीं है कि 5 इयर्स आपने इस तरह से शो करना है कि आपने मास्टर्स या पीएचडी के बाद 5 साल काम किया है। आप इसको अपनी स्टडीज के दौरान भी शो कर सकते हैं कि आपने 2 साल 3 साल पार्ट टाइम काम किया, 3 साल 4 साल पार्ट टाइम काम किया। अगर आपने किया है तो आप आपके वो जो ईयर हैं वो कंसिडर होंगे। अच्छा, उबैद पूछ रहे हैं जी। जी। ड्यूरिंग द मास्टर ये आप रिसर्च असिस्टेंटशिप कर रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रहे हैं, वो काउंट हाँ जी। होता है? जी डेफिनेटली। अब मैं अपनी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। जिस तरह से मैं टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो बाय द एंड ऑफ मास्टर्स मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग असिस्टेंट का। तो अगर इसको डिटेल में देखें तो मेरा एक्सपीरियंस होगा पार्ट टाइम 2 साल का। तो ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट वुड फॉल लाइक कि पूरा 1 साल एक बंदे ने काम किया, क्योंकि 2 साल पार्ट टाइम काम किया। उबैद पूछ रहे हैं जी, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स रिक्वायर्ड टू गेट कंसिडर्ड फॉर दिस वीजा? उबैद भाई, इस तरह से है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन्होंने अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ कि कितने मिनिमम रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, लेकिन एक रफ एस्टिमेट उन लोगों का देख के मैं आपको बता सकता हूँ जिन लोगों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं, कि उनके 8-10 पेपर होते हैं और 15-20 साइटेशंस होती हैं टोटल, तो उनको वीज़ास ग्रांट हुए हैं। तो ये एक बॉल पार्क फिगर आप अपने जहन में रख सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। लेकिन आप इसको ये 110% नहीं कह सकते कि आपके अगर 10 पेपर हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। बाज़ औक़ात 20 पेपर वालों के भी वीज़ास रिजेक्ट होते हैं,
और बाद का 4 पेपर वालों के भी वीज़ाज़ अप्रूव हो जाते हैं। अच्छा, ये जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर है ना, तो हाँ जी। ये उन कैटेगरीज, उन प्रोफेशंस को मिलता है जिनकी डिमांड ज़्यादा है ना यूएसए में। हाँ जी। तो ये हाँ कौन जी। कौन सी कैटेगरीज हैं? सर अभी ये कोई लिस्ट नहीं पब्लिश करते कि ये हमारे इन डिमांड हैं, तो आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का आजकल जो पॉलिटिकल फ़ोकस है, वो है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे, कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हैं या फिज़िक्स के बैकग्राउंड से हैं, तो आप ये बहुत अच्छा केस बिल्ड कर सकते हैं कि आपकी जो अम, सर्विसेज़ हैं, उससे अमेरिकन इकोनॉमी में आप प्रोडक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। और सेकंड एग्ज़ाम्पल उसकी नर्सेज़ वाली है कि मेडिकल स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है। तो आप उनको बता सकते हैं कि जो आपकी डिमांड है, मैं उस डिमांड को मीट कर रहा हूँ, तो मैं आपकी इकोनॉमी में एक अच्छा प्रोडक्टिव सिटिज़न होने का अहल हूँ। तो ये फिर आप एलिजिबल अम, एलिजिबल भी और बल्कि फ़ेवरेबल भी आपके केस में हो सकती है ये चीज़। ये यूजुअली नर्सेज का बैचलर ही होता है, तो उनको भी मास्टर करना पड़ेगा, हाँ? नहीं क्योंकि ये एक्सेप्शनल एबिलिटी में अगर उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो अगर बैचलर्स के बाद उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एलिजिबल हैं। ओके ओके, वो कैटेगरी और बदल जाती है, हाँ। हाँ जी, और ख़ास तौर पे अगर अम, उन्होंने स्पेशलाइज़ेशन की हुई है 1 या 2 अम, तो फिर उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन्होंने हेड नर्स के तौर पे काम किया है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर काम किया है फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल ईस्ट में, तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो ये शुएब भाई पूछते हैं, I have done masters in zoology, 16 years and 5 years experience in teaching. Is it considerable? It is considerable अगर आप इसमें एमफिल भी परस्यू कर लें और कोशिश करके 1 या 2 पब्लिकेशंस प्रोड्यूस कर दें, तो आपकी एक अच्छी प्रोफ़ाइल बन सकती है। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी चीज़ की, है ना, अगर आप हाँ उसको जी, मीट करते हैं, उसको आप किसी तरह से बिल्ड कर लें, आप एप्लीकेशन डाल दें, है ना, तो ये जो है, ये बहुत बार ये लक पे भी डिपेंड करता है। ये जो आप, मैं या शरून आपके सामने ये दो एग्जांपल बैठे हैं, हम इधर ऐसे ही पहुंचे हैं कनाडा और अमेरिका में। हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की, उनको फुलफिल किया है, इंग्लिश के टेस्ट दिए हैं, ठीक है, अच्छी जीपीए मेंटेन किया है जो उनकी रिक्वायर्ड थी यूनिवर्सिटी वालों की। तो बस आप अप्लाई कर दें। तो ये आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को आप पढ़ें, ये जो इसने पेज शेयर किया है। और आप जिस लेवल पे भी हैं स्टडीज़ में, है ना, आप 12th ग्रेड में हैं, मैट्रिक में हैं, आप अभी से सोचना शुरू कर दें। अगर आपने मास्टर कर भी लिया है, तो फिर भी देखें कि आप क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। ये कहते हैं ना कि वो बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, आप थोड़ी सी कोशिश करें। और वो कहते हैं ये भी कि हिम्मत मर्दा मर्दे मदद खुदा। तो आप ये ना घबराएं कि ये 5 पेपर हैं, वो 10 पेपर वालों को मिल जाएगा। ये बिल्कुल जैसे शरून ने कहा है ना, आप रिक्वायरमेंट्स को देखें और खुदा का नाम लेके काम शुरू कर दें। अगर आप स्टेज पे ऑलरेडी हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो करें, कर दें अप्लाई, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाज़ औक़ात आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पस मंज़र में क्या चीज़ें चल रही हैं। यानी या कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता कि इस साल उनकी पॉलिसी में उन्होंने कितने वीज़ाज़ पास करने हैं। ठीक हम्म है, हो सकता है कि उनके पास इतनी शॉर्टेज हो कि वो कहें कि जो-जो एप्लीकेशन डालेगा रिगार्डलेस कि उसकी एप्लीकेशन भी पूरी है या नहीं हम ग्रांट कर देंगे।
तो आपको ऐसे चांसेस का नहीं पता होता, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से, वही बात है वो, जैसे इमसाल में भी लिखा हुआ है कि सिर्फ अपनी सोच पे ही तकिया ना करो, तो खुदा पे यकीन रख के डाल दें, एप्लीकेशन देखी जाएगी। तो शिराज पूछते हैं जी, डिपेंडेंट अलाउड है जी। क्योंकि ये इमिग्रेंट इंटेंट वीज़ा है, तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनको फौरी तौर पे वीज़ा मिल जाता है। एक और चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप सारा, ये वाइफ और बच्चों को फैमिली कंसिडर करते हैं। ये पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को फैमिली कंसिडर नहीं करते। तो अगर आपको इमिग्रेशन मिलती है तो आपकी फैमिली को मिलेगी, यानी कि आपकी वाइफ और आपके बच्चों को। लेकिन अगर आप अपने अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स को करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। सनी टाइटस पूछते हैं, शारून भाई, फॉर प्रोफेशनल एसोसिएशन हाउ लॉन्ग वन मस्ट हैव बीन अ मेंबर ऑफ दैट। ये भी रिसर्च पेपर्स की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपके पास मिनिमम 5 साल 10 साल मेंबरशिप होनी चाहिए। तो आप एट द सेम सेम टाइम ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। यानी जितनी देर आपके पास प्रोफेशनल मेंबरशिप होगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं और आपने मेंबरशिप ले ली है, तो जितनी देर आपके पास, लाइक फॉर एग्जांपल 5 साल 7 साल से मेंबरशिप है, वो एक प्लस पॉइंट ही है, वो नेगेटिव पॉइंट तो बनेगा नहीं। स्टूडेंट्स के लिए एक और भी अच्छी चीज़ है कि जैसे आई ट्रिपल ई है, एसीएम है, एक्सक्यूज मी, तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, इनके स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये फ्री मेंबरशिप्स भी देते हैं कि आप सिर्फ एप्लीकेशन डालें, हम आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप दे देंगे, आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आप काम कर रहे हैं और फिर आप करते हैं, तो फिर आपको कोई फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल IEEE की प्रोफेशनल फ़ीस है तकरीबन $20 1 साल के लिए। मतलब $20 कुछ अम, आपके लिए लगेगा कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कुछ तो पे करना पड़ ही रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ले लिया तो वो ज़्यादा बेहतर है। मिस गज़ाल पूछ रही हैं कि जी, थैंक यू सो मच, रिकॉर्ड ऑफ दिस मीटिंग इफ पॉसिबल गिवन। हम्म, हाँ हाँ, ये हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि आपको हम वीडियो ये डायरेक्टली भेजें या किसी यूट्यूब पे, मेरे एक दो चैनल्स हैं उन पे शायद मैं डाल दूंगा और वो लिंक शेयर कर दूंगा मैं। ये कैल्वन भाई ने भी पूछा है ये सवाल। हाँ जी। तो ये तो वीडियो मिल जाएगी आपको। ये मैंने एक्चुअली बाद में सोचा है। तो ये मुझे एक्चुअली दो तीन मैसेज आए व्हाट्सएप पे, तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, तो ये इसको हम शेयर करेंगे डेफिनेटली। और ये सेम मैसेज में मिस गज़ाल पूछ रही हैं फॉर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी और हारून की। तो आई कैन शेयर माय ईमेल। ये मैंने आपको ईमेल भेज दिया है बल्कि सबको ही। तो जो भी करना चाहे तो वो मुझे ईमेल लिख सकते हैं। अम, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि जब आप ईमेल लिखें तो आप डिटेल में लिख दें। क्योंकि शायद मेरे पास टाइम ना हो कि मैं आपके साथ कॉल पे बात कर सकूं, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको ईमेल पे रिप्लाई ज़रूर कर दूं। लेकिन अगर आप जितनी डिटेल में ईमेल लिखेंगे मुझे उतना ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा आपको रिस्पॉन्ड बैक करना। तो मैं उसको उतने अच्छे तरीके से समझ के तो आपको रिप्लाई कर सकता हूँ।
हुमायूं कह रहे हैं बट वेबसाइट शोइंग इफ यू हैव बैचलर्स डिग्री यू आर एलिजिबल विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हुमायूं फिर बात वही है कि वो आप अगर खोलें तो उसमें वो कह रहे हैं एडवांस डिग्री वाली सब कैटेगरी में द जॉब यू अप्लाई फॉर मस्ट रिक्वायर एन एडवांस्ड डिग्री। ठीक है, सबसे पहले पहली लाइन में and you must possess such a degree or its foreign equivalent, a baccalaureate or foreign equivalent degree plus 5 years of post baccalaureate progressive progressive work experience in the field। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे वर्ड एडवांस डिग्री आ रहा है उसका मतलब यही है कि इट हैज़ टू बी मास्टर्स, यानी कि आपको वो एलिजिबिलिटी में छूट तो दे रहे हैं लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास अगर आप compete कर रहे हैं पीएचडी वालों के साथ तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो सकती है। मिस गजाल पूछती हैं नर्सेज के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मैक्सिमम एज लिमिट। देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिस प्रोग्राम। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। शिराज भाई, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर दिस if you meet the requirements through 160 फॉर्म, DS 160 फॉर्म। शिराज DS 160 फॉर्म जो है वो B1 B2 के लिए है, विजिट वीजाज के लिए है, या ये कभी ये बेसिकली नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के लिए है। आप ये चीज़ यूट्यूब पे अगर सर्च करें कि इसको फिल आउट करने का क्या प्रोसेस है तो देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस जो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वॉक थ्रू करते हैं। तो वंस यू हैव योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटेड तो फिर आप इसको खोल सकते हैं और कर सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच केल्विन भाई। अम, अच्छा, अब क्वेश्चंस तो हो गए हैं ये जो आप सबने चैट में भेजे हैं। अगर कोई किसी का अभी भी क्वेश्चन है या कोई कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस पे हैंड रेज वाला वाला फीचर यूज़ कर लें। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, ये आप कर सकते हैं, आप अनम्यूट आप खुद ही अपने आप को। तो अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो या डोंट बी हेजिटेंट, कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है क्वेश्चन। Thank you very much, Sharon and Shehbaz, for arranging this session. Thank you for allowing us to unmute. So, it's a very good effort, or I like the idea जैसे शहबाज भाई कर रहे हैं. I'm also one of an example that I came to USA on my own. मैंने किसी consultant से नहीं consult किया. All the requirements I have fulfilled, and I did an MBA here. And after that, I'm working on my healthcare field. So, a little introduction for you. शहबाज भाई तो जानते हैं थोड़ा बहुत already, he knows me. द जो आपने भेजा था इनिशियली उसमें लिखा था कि everyone can join, but मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिटेल होती है उसमें कि ये ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए जो कि ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो फोकस्ड होता है ज्यादा उन लोगों के लिए. आई थिंक दैट्स व्हाई द पार्टिसिपेशन इज लो. और मे बी आई मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो आई डोंट नो, आई मिस समथिंग इनिशियली जो आपने बताया. दैट्स व्हाई आई आस्क लाइक, विल यू बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन?
हाँ Anyways, I like the presentation and it's very helpful for those who are in Pakistan. Or I also am available to offer any help, any consultation. मैं यहाँ Delaware में हूँ. Anything, if any of the participant feel that I can be of any help, just don't hesitate to reach out to me. या श्योर कैल्विन भाई, ये आप अपना ईमेल दे सकते हैं चैट में, ठीक है। Sure. तो ये एमबीए इन्होंने किया है, तो आपको अगर आपका फील्ड बिजनेस में है, बिजनेस है, तो आप कर सकते हैं उनके साथ कांटेक्ट। वो जैसे मैं कह रहा था कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो जिनका है, वो डेफिनेटली आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो कैल्विन भाई, वो क्या हुआ, हमने सोचा, मैंने और शरून ने, इस बारे में कि क्या हम लिमिट रखें पार्टिसिपेंट्स की। Mm-hmm. तो ये एक्चुअली मैं खुद जो है वो इंजीनियरिंग में, मैं यूईटी में सेकंड ईयर में था जब मुझे पता चला कि आप जीआरई और टॉफल और आइल्स दें, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप मिलने के, यूएसए और कनाडा में, है ना। तो वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसकी कोई लिमिट नहीं रखी। आप जिस भी स्टेज पे हैं, तो अगर आप इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप उसको टारगेट करना भी शुरू कर सकते हैं, निचले वाली क्लासेस में भी, है ना। Yeah, I तो agree. या तो इसीलिए हमने वो सभी के लिए कहा कि ऑल लेवल्स, कोई भी एजुकेशन का है वो पार्टिसिपेट कर Mhm. सकता है। हमारा आइडिया था कि शायद ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह। तो एनीवे, ये ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली जैसा। वो फिर अटेंशन, हमें 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 पता है कि हमारा अटेंशन स्पैन बड़ा शॉर्ट है, और अगर समथिंग दैट इज नॉट एट, जो हम ग्रैब नहीं कर सकते, हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर हम छोड़ देते हैं, और फिर वो डिस्करेजिंग फैक्टर होता है एक्चुअली उनके लिए, जिन्होंने अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो उनको नहीं लगा कि ये वो कर सकते हैं या उनके लिए फिजिबल है, तो फिर वो एक तरह से डिस्करेज हो सकते हैं। और ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उनको अटेंड करना भी चाहिए, तो शायद वो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करें। So that's या a ये risk एक्चुअली, ये attached. मैंने, Yeah. हाँ, ये मैंने शुरू में इनको कुछ बताया था कि ये आप ये नहीं समझे कि सिर्फ आपके लिए है ना। आप इससे इंफॉर्मेशन लें, Mm. अगर आपका कोई भाई है, कोई Definitely. फ्रेंड, फैमिली है, Learning मेंबर है। can be for anyone. Yeah. It या does not matter कि even someone is not willing to come himself or herself, but he can propagate or promote that information to someone else. वो किसी और या को बता सकता है। थोड़ा सा मैं बिल्कुल। ये एडिशन कर दूं कि एमबीए किया है मैंने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, और मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो सब हेल्थ केयर से है। यहाँ पर इस वक्त भी मैं हेल्थ केयर सेटिंग में ही काम कर रहा हूँ, तो या। या या और कोई किसी का क्वेश्चन है, गो हेड प्लीज। चलें, ठीक है। ये जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो ये मैं शरून का इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ आपको ब्रीफली। तो शरून ने अपना अंडरग्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाकिस्तान से ही किया है, लाहौर से। और फिर उन्होंने आइल्स दिया है, इनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा आइल्स में। तो इनकी जो जीपीए है वो भी क्राइटेरिया इन्होंने मीट किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। तो इनको स्कॉलरशिप मिला है, एप्पल का फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इनके पास। ये भी टीचिंग असिस्टेंटशिप भी कर रहे हैं। तो ये खुद भी सेम प्रोसेस जो है एप्लीकेशन का, उसमें से ये गुजर रहे हैं। तो इसीलिए हमने समझा कि ये आपके लिए अच्छा सेशन होगा, क्योंकि ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो उस एक्सपीरियंस से जो बंदा गुजर रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लास्टली मैं आप सबसे इस चीज़ को फिर से शेयर करना चाहता हूँ कि ये सर शहबाज की जो एफ़र्ट है आप सबसे शेयर करने की अपॉर्च्युनिटीज़, तो आई रियली अप्रिशिएट इट सर। थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकालते हैं, अपने जो भाई-बहन हैं उन सब के लिए सोचते हैं, और फिर सिर्फ़ सोचते नहीं हैं बल्कि एग्ज़ीक्यूट भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ओह, यू वेलकम। नहीं यार, ये ऐसे ही है, ये सिलसिला सारे का सारा चलता। ये शायद मैंने तुम्हें बताया, ये मैंने तो छठी क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया यार। और मैंने वो जीआरई क्रैक किया, वो भी अच्छे स्कोर के साथ, तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे एक बंदा मिला जिसने जीआरई किया हुआ था पहले। हुँ, उसने मुझे कुछ ट्रिक्स बताए,
तो ये ऐसी है नॉलेज जो जिन बंदों ने जो किसी भी चीज़ से वो गुजरे हैं उनके पास बेस्ट नॉलेज है प्रोपिगेट करने के लिए, है ना? जी सर। तो यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू इट, तो या इट वाज अ गुड सेशन, थैंक यू वेरी मच। इनका ये भी थीसिस चल रहा है आजकल, ये एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है इनका, ये बहुत बिजी बंदे हैं, तो उन्होंने टाइम निकाला है। थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल, शर्वण। थैंक यू सर। तो ठीक है, ये एक और जो कैल्विन भाई ने भी उसको एम्फेसाइज कर दिया कि ये नेटवर्किंग भी है इसका एक जो पहलू है सेशन का। तो आप ये हारून से कांटेक्ट करें, शरून के साथ कांटेक्ट करें, कैल्विन भाई से कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? तो दे आर डेफिनेटली विलिंग। थैंक यू अगेन। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव अ नाइस वीकेंड। ये हम शेयर कर देंगे वीडियो आपको, ये मैं देखता हूँ कैसे शेयर करें आप। ठीक है, ये हारून ने भी अपना ईमेल शेयर कर दिया, ये मैं इसको अभी ऑन ही रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप ये चैट में ईमेल एड्रेसेस नोट कर लें। कैल्विन भाई का भी आ गया उधर email address। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Bye. बाय बाय।